वेलकम टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग बाय ओपन हार्ट्स एडू। हमारी ये जो वीडियोस हैं ये सारे ओपन यूनिवर्सिटी सेंट्रिक होगी। पहले मैं इग्नू से शुरू करूँगी, उसके बाद बाकी जो नेताजी सुभाष चंद्र यूनिवर्सिटी या तमिलनाडु यूनिवर्सिटी, जितने सारे ओपन यूनिवर्सिटी उनके सिलेबस लेके हम काम करेंगे। हमारी मोटो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के 4 नंबर गोल जो ऑब्जेक्टिव है क्वालिटी एजुकेशन, और 4.5 जो एलिमिनेट ऑल डिस्क्रिमिनेशन इन अचीविंग क्वालिटी एजुकेशन, ये हमारी गोल है। और हम ये भी चाहते हैं कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम नॉलेज सोसाइटी के साथ आप कनेक्टेड हो जाओ। इसके लिए ओपन डेटा कैसे एक्सेस किया जाता है उसके बारे में भी हम आपको ट्रेनिंग देंगे। और तीसरी हमारी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे कि हमें क्लासेस नहीं मिलते, काउंसलर्स के पास हम नहीं जा पाते डिस्टेंस लर्निंग की वजह से, या क्लासेस जो भी जाते हैं 2-4 दिन बाद वो बंद हो जाती है, तो आपको लेक्चर वाइज लेक्चर नहीं मिलते, जो 2-3 घंटे की लेक्चर आपको आपके जिसके लिए आप पैसे देते हो और जिसके लिए पेमेंट भी करते हो, मगर वो क्लासेस आपको नहीं मिल पाते। इग्नू के वेबसाइट में या चैनल में कुछ क्लासेस है, मगर सारे क्लासेस आपको इतना एग्जॉस्टिवली नहीं मिलेगी। तो हमारी यही मोटो रहेगी कि वो सारे फुल फ्लेजेड लेक्चर मॉडल में आपको क्लासेस मिल जाए, जिससे आपका ड्रॉप आउट जो रेट है वो ख़त्म हो जाए। और जितना कम हो सके वो हमें ड्रॉप आउट रेट करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स और मेरे आसपास में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इग्नू में पढ़ते पढ़ते फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में ड्रॉप कर गए थे। तो ये सारे ड्रॉप आउट रेट ख़त्म हो जाए, असाइनमेंट आप बहुत कॉन्फिडेंस से बना पाओ, और 50 to 60% फर्स्ट क्लास तक आपके एग्ज़ाम के पहले आप पढ़ाई करके इसको उठा सको। यही हमारी 3 मोटोज़ हैं। BSHF के लेक्चर शुरू करते हैं। इसमें हम लोग ऑल टुगेदर 28 यूनिट्स डिस्कस करेंगे, जो आपके 7 ब्लॉक्स में आएगी या 7 किताब्स में आएगी। तो मैंने पहले वाले लेक्चर में बता दी थी कि इग्नू में ब्लॉक्स जो हैं वो एक्चुअली किताब है, और चैप्टर्स को वो लोग यूनिट्स कहते हैं। तो यहाँ पे हम पहले जान लेते हैं कि इसके कोर्स कोड क्या है। BSHF का कोर्स कोड है BSHF 101, और इसका कोर्स नेम है फाउंडेशन कोर्स इन ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस। अगर आप हिंदी मीडियम में दे रहे हो तो इसका जो कोर्स कोड है वो एक ही रहेगा, मगर कोर्स नेम जो है वो हिंदी में चेंज हो जाएगी, तो वो आप चेक कर लेना। BSHF 101 बेसिकली एक फाउंडेशन कोर्स है, जिसका मतलब है ये एक BDP प्रोग्राम के तहत आती है। तो सिर्फ जैसे कि मैं BSW सेंटर्ड लेक्चर्स बनाती हूँ, सिर्फ उसी में नहीं, कोई भी सोशल साइंस के स्टडीज़ में, जैसे कि इकोनॉमिक्स और एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, सारे के सारे में आपको फर्स्ट ईयर के कंपलसरी कोर्स फाउंडेशन कोर्स में BSHF 101 आएगी। तो चलते हम देख लेते हैं इसमें कौन से कंटेंट कवर अप हुआ है। इसमें ब्लॉक्स है 7, और इसके पहले हम बात कर लेते हैं इसके ऊपर। ब्लॉक 7 आप अभी पिक्चर पे नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई इसमें। अब जब आगे लेक्चर बढ़ती जाएगी तो थोड़ी देर बाद आपको ब्लॉक 7 की भी इन डिटेल्स टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे उसमें। ब्लॉक 1 जो है वो ह्यूमन सोसाइटी एंड इट्स एवोल्यूशन में है, ये एंथ्रोपोलॉजी और हिस्ट्री के ऊपर है। ब्लॉक 2 इमर्जेंस ऑफ मॉडर्न इंडिया के ऊपर है, जो आपकी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के ऊपर है। 1857 या 1757 से लेकर अभी तक के, मतलब 2020 तक की जो चैलेंजेस हैं वगैरह सब कुछ आपको इसमें पढ़ने को मिलेगी। ब्लॉक नंबर 3 सोशल सिस्टम के ऊपर है, जो सोशियोलॉजी के ऊपर है। और ब्लॉक नंबर 4 या किताब नंबर 4 पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, जहाँ पे आपको पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिक फाउंडेशन समझाई जाएगी। ब्लॉक नंबर 5 या किताब नंबर 5 है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर, जो आपको इकोनॉमिक्स के बेसिक अंडरस्टैंडिंग देगी। ब्लॉक नंबर 6 है आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स के ऊपर, जो फाइन आर्ट्स और हमारे देश में सिनेमा, थिएटर, डांस, म्यूज़िक के बारे में चर्चाएँ करेगी। ब्लॉक नंबर 7 है कंटेम्पररी कंसर्न्स एंड चैलेंजेस, जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप के ऊपर है। यहाँ पे पीस, कॉन्फ्लिक्ट, एनवायरमेंटल डिज़ास्टर्स और एजुकेशन की महत्व क्या है, ह्यूमन सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें डिस्कस होगी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं यूनिट बाय यूनिट फुल डिटेल्स डिस्कशन के लिए। तो ब्लॉक नंबर 1 जो है वो ह्यूमन सोसाइटी एंड इट्स एवोल्यूशन है, और इसमें 4 चैप्टर्स आते हैं। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। चैप्टर नंबर 1 है स्टडिंग ह्यूमन सोसाइटी। स्टडिंग ह्यूमन सोसाइटी एक्चुअली एक टूल इस्तेमाल करने के लिए ये चैप्टर बनाई गई है। जैसे कि आप सोशियोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री और सोशल वर्क में भी जैसे आप सोसाइटी को स्टडी करते हो, उसके पहले ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप किस टाइप के टूल और किस टाइप के ऑब्जर्वेशनल पावर से एविडेंस कलेक्ट करके सोसाइटी को स्टडी करते हो।
आपकी जैसी आइडियोलॉजी एथिक्स रहेगी उसी हिसाब से आप टूल्स इस्तेमाल करोगे और वैसे एविडेंस डेटा उठाओगे, और उसके बदले में जो रिज़ल्ट लास्ट में आएगी वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टेड हो जाएगी। जैसे कि अगर आप कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हो या कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हो, अगर आप रिहैबिलिटेटिव जस्टिस या प्यूनिटिव जस्टिस सिस्टम को सपोर्ट करते हो, तो उसी हिसाब से आपके रिजल्ट्स आएंगे कि जैसे आप सोसाइटी को स्टडी करोगे अपनी एथिक्स और वैल्यूज़ के हिसाब से। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे कि आप अगर प्यूनिटिव जस्टिस सिस्टम में बिलीव करते हो तो आप चाहोगे क्रिमिनल जो हो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। अगर आप रिहैबिलिटेटिव सिस्टम में बिलीव करते हो तो आप सोचोगे वही एक ही क्रिमिनल को एक ही सज़ा, क्राइम के लिए सज़ा ना मिल के उसको रिहैबिलिटेटिव जस्टिस मिले, थेराप्यूटिक और कम्युनिकेटिव जस्टिस। तो उसके हिसाब से आप समझ सकते हो कि जैसे आपकी सोच है उसी हिसाब से आप सोसाइटी को स्टडी करके उसका रिज़ल्ट निकालोगे। इसमें और एक थोड़ी सी चीज़ भी बताई गई है, जैसे कि नॉलेज वर्सेस प्रोपागेंडा। मतलब एविडेंस के हिसाब से आप जैसे डेटा उठाते हो वो फैक्ट है क्या नहीं, फैक्ट नहीं है। वो फैक्चुअल भी हो सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, रेप्यूटेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रिकॉर्ड्स हर वक्त लगभग सही होते हैं और अनबायस्ड होती है। उसको फैक्ट्स के हिसाब से उठाओगे तो आपकी जो रिज़ल्ट आएगी वो बहुत अच्छी आएगी। अगर आप प्रोपागेंडा या ऐसे कुछ अनऑथोराइज्ड और अनरिपोर्टेड जगह से एविडेंस उठा के सोसाइटी को स्टडी कर रहे हो तो उसके रिज़ल्ट में भी बहुत डिफरेंस आएगी। पर आज की दुनिया में नॉलेज और प्रोपागेंडा इतना ज़्यादा ओवरलैपिंग हो गई है कि आपको समझना पड़ेगा वो अपने ऑब्जेक्टिविटी की पावर से कि कौन सी मेरे लिए सही डेटा है, कौन सी डेटा मेरे लिए सही नहीं है। तो ये तो हो गया आपका चैप्टर नंबर 1। तो बाकी जितने सारे आप 27 यूनिट्स पढ़ोगे आपको यही सारे टूल इस्तेमाल करके ऑब्जर्वेशनल पावर से आपको समझना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 2 है एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन काइंड। यहाँ पे आप स्टोन एज, फिर आपका न्यूलिथिक, पैलियोलिथिक, ब्रोंज, आयरन एज ये सब पढ़ोगे, और उसमें इंसान कैसे नए नए टेक्नोलॉजी में नए नए टूल्स इस्तेमाल करके एक एज से दूसरे एज में आगे बढ़ती रहती है, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। और रिलीजन के बारे में भी यहाँ पे आइडिया आएगी आपको कि कैसे पहले ट्राइबल एरिया में रिलीजन के पहले मैजिक और स्पिरिचुअलिटी ज़्यादा थी। फिर ऑर्गेनाइज्ड सिविलाइजेशन, जैसे हमने एग्रीकल्चर शुरू किया तो हम लोग सारे सेडेंटरी सिविलाइजेशन में तब्दील हो गए, तो उस टाइम रिलीजन को भी ऑर्गेनाइज्ड होना बहुत ज़रूरी था। तो रिलीजन ऑर्गेनाइज्ड होने लग गए, जैसे कि चर्च, टेम्पल, मॉस्क के कॉन्सेप्ट आने लग गए। और उसके बाद साइंस आई रेनेसा के बाद, और इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो पीरियड है यूरोप में, उसके बाद साइंस की एक लहर आया जो अभी तक जारी है, और हम अभी भी साइंस के आसपास इर्द गिर्द हमारी पूरी ज़िंदगी और लाइफस्टाइल घूमती रहती है। ये आपको यहाँ पे एवोल्यूशन पता चलेगी। चैप्टर नंबर 3 है इमर्जेंस ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, जो लगभग यूरोपियन कॉन्टिनेंट को कवर अप किया है। यहाँ पे सबसे पहले फ्यूडलिज्म से स्टार्ट होगा, जहाँ पे गांव में लोग एक्सप्लॉयटेड होते थे और शोषण के शिकार बन के वहाँ से भाग के शहर में काम करने आते थे। और शहर की हवा में जो लिबर्टी है, आज़ादी है, और आर्ट एंड कल्चर की चर्चाएँ होती है। और पहले उनको गांव में जो वेजेस मिलते थे वो पेमेंट कैश में नहीं, काइंड में होती थी। मतलब उनको फसल वगैरह, गेहूँ वगैरह जो लोग उगाते थे वही उनको काइंड के हिसाब से मिलती थी। शहर में उनको कैश में मिलने लग गया तो उनके पास इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आ गई। तो अपनी तरह वो अपने कैश कहाँ पे खर्च करना है, कहाँ पे नहीं, वो डिसीजन मेकिंग की पावर उनके पास आई। और इसके बाद आप पढ़ोगे कि कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन धीरे धीरे हो गया, मर्केंटलिज्म आई। इटली से बहुत सारे लोग बाहर जाके एशिया में कनेक्ट करके अरब से ट्रेड करते थे। और इसके बाद डिस्कवरी हुई जो लैटिन अमेरिका कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, वहाँ से भी बहुत सारे कल्चर, पॉपुलेशन, वहाँ के फूड, नॉलेज, सब कुछ वो लोग यूरोप में लेके आए। और उसके बाद रेनेसा स्टार्ट होगी। रेनेसा में लोग इंसान के ऊपर फोकस करके आर्ट वर्क पेश करते थे, और स्कल्पचर और पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग, सब कुछ में ह्यूमन सेंटर्ड होने लग गया। क्योंकि कैथलिक चर्च में बार बार ऐसा मना कर दिया, वहाँ पे गुनाह था कि आप इसके ऊपर ह्यूमन के बॉडी के अंदर क्या है, ह्यूमन के शरीर के अंदर क्या है, ह्यूमन इमोशन जो है उसके ऊपर आप डिस्कस नहीं कर सकते। आप सिर्फ फादर जो ट्रिनिटी है, होली स्पिरिट, फादर जीसस, मैरी एंड द फादर के ऊपर ही बात कर सकते हो। तो रेनेसा में ह्यूमनिज़म के बाद एनाटॉमी में भी काफ़ी सारे वो लोग ध्यान से देखते थे कि
शरीर के अंदर ब्लड फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन या हार्ट सिस्टम कैसे काम कर रही है। तो इसके वजह से कैथलिक चर्च के साथ उनकी धीरे धीरे सेपरेशन शुरू हुई। सेपरेशन के बाद प्रोटेस्टेंटिज्म और लूथरनिज्म, कैल्विनिज्म जर्मनी, इंग्लैंड में आया, तो उसमें बहुत सारे नए क्रिश्चियनिटी के डिनोमिनेशन या सेक्ट्स पैदा हुए। और इसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन आई। जो पहले हमारे सामान जो होते थे वो गिल्ड के वर्कशॉप में कुछ ही गिने चुने लोग कर पाते थे, और वो उनके जो पास कॉपीराइट थी वो कॉपीराइट किसी और के पास नहीं थी, और गिल्ड के बाहर कोई प्रोडक्शन नहीं था। मगर जैसे कि इंग्लैंड में कोल और आयरन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे उसी एनर्जी को इस्तेमाल करके फैक्ट्रीज़ बनाए, मशीन्स बनाए, और बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत कम आदमी बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करने लग गए सामान, जिसके वजह से उसकी जो प्राइस है वो घट गई, चीप हो गई डिमांड सप्लाई के रूल के हिसाब से, और घर घर में छोटे छोटे सामान भी लोगों को मिलने लग गए। इससे वर्ल्ड में जो लाइफस्टाइल है यूरोप में उसकी बहुत, और यूरोप और अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा उसके लाइफस्टाइल में चेंजेस आए। तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन भी आप इसमें पढ़ोगे। चैप्टर नंबर 4 है पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। 1960s और 70s के बाद इंडस्ट्रियल सोसाइटी से हम धीरे धीरे पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरफ आगे बढ़ रहे थे, जहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग से ज़्यादा सर्विसिंग के ऊपर ध्यान दे रहे थे। आज भी अगर आप देखो तो कोई भी लीडिंग जो टॉप 10 कंट्रीज़ है या टॉप 5 कंट्रीज़ है, वहाँ पे सर्विसिंग सेक्टर से सबसे ज़्यादा जीडीपी आती है, और लेबर फोर्स भी सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर में लगा हुआ है। हालांकि हमारे देश में भी सर्विस सेक्टर जो है उसी से हमें सबसे ज़्यादा जीडीपी मिलती है, पर लेबर फोर्स हमसे हमारी एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा है। इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों को एग्रीकल्चर से, मतलब जो हमारी एकदम प्राइमरी सेक्टर है वहाँ से लेके हम टेरिटरी सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर में ले आ पाए। तो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में आपको सर्विसिंग सेक्टर के ये जो शिफ्ट है इसके बारे में आपको पता चलेगी। ब्लॉक नंबर 2 या किताब नंबर 2 है इमर्जेंस ऑफ मॉडर्न इंडिया। चैप्टर नंबर 5 है प्री कलोनियल इंडिया। प्री कलोनियल मतलब ब्रिटिश आने से पहले, और कलोनियल मतलब जब ब्रिटिश राज या कंपनी राज थी उसके बारे में। प्री कलोनियल इंडिया में अब एग्रीकल्चर और ट्रेड और हैंडीक्राफ्ट्स की हमारी जैसी कल्चर थी ब्रिटिश आने से पहले, जिसके बारे में आप पढ़ोगे। हमारी जो इंटरनेशनल ट्रेड थी रोम, ग्रीस, चाइना, अरब, पर्शियन गल्फ के साथ, और हम लोग कौन सी चीज़ें उगाते थे, जैसे कैश क्रॉप की कोई वहाँ पे आइडिया या कॉन्सेप्ट तब नहीं थी। ब्रिटिश आने से पहले हम लोग जो खाते थे, जो हमारी ज़रूरतें थी उतना ही हम उगाते थे। हैंडीक्राफ्ट्स में हमारी बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी और वर्कमैनशिप थी। हमारे यहाँ पे आर्टिसंस थे जो अपने अपने तरह छोटे छोटे टेक्नोलॉजी से हैंडीक्राफ्ट्स बनाते थे। ब्रिटिश आने के बाद ये सारे हैंडीक्राफ्ट के स्किल्स जो हैं हम लोग भूल गए, क्योंकि वो लोग ज़ोर ज़बरदस्ती ये सारे छोटे छोटे आर्टिसन के जो वर्कशॉप्स होते थे वो बंद करवा दिए, क्योंकि उनके वहाँ पे तो मशीन आ गई थी, फैक्ट्रीज आ गए थे। तो हमारे यहाँ से कच्चा माल उठा के वो वहाँ पे उसको बना के हमारे यहाँ पे बेचने लग गए। तो हमारे जो अपने टेक्नोलॉजीज़ हैं, ट्रेड्स है, वो ख़त्म हो गई। और वहाँ पे जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते थे वो बाहर के लोग ही यहाँ पे इन्वेस्ट कर पाए, फैल पाए, फूल पाए, मगर इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट को कभी ध्यान नहीं दिया गया। उनके पास पैसे रहने के बावजूद भी वो लोग लॉबिंग में पीछे पड़ गए। और एग्रीकल्चर में तो आपको पता होगा कि कितने सारा लैंड रिफॉर्मेशन इन ब्रिटिशर्स ने किए हैं इंडिया में। परमानेंट सेटलमेंट, रिवायतदारी सिस्टम, जागीरदारी नहीं, ज़मींदारी सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स ले आके वो लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन करवाए, और उससे पावर एक्सचेंज हो गए। और जो ट्राइबल थे और जो गरीब किसान थे जो वहाँ पे लैंड में काम करते थे, वो लोग परमानेंटली बॉन्डेड लेबरर में, मतलब बंधुआ ज़मीन में, मतलब बंधुआ लेबरर में तब्दील हो गए। और उनकी जो बेसिक इमोशनल कनेक्शन है ज़मीन के साथ, उसको नज़रअंदाज करके मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रोडक्शन के ऊपर टारगेट रख के वो लोग कैश क्रॉप जोर ज़बरदस्ती हमारे किसानों से उगवाना शुरू कर दिए ब्रिटिश, क्योंकि उनको ऐसे क्रॉप्स उगवाने थे जो वो बाहर जाके बेच पाए, उनको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। तो इसके वजह से हमारे देश की जो नेचुरल इकोनॉमिकल कल्चर है वो उसका इथोस ही ख़राब हो गया, बैलेंसिंग ख़राब हो गई। चैप्टर 6 है इंटरनेशनल मूवमेंट। यहाँ पे मैं बताऊँगी कि आप प्री कलोनियल और कलोनियल इंडिया के चैप्टर में ही पढ़ोगे कैसे उन लोगों ने वन नेशन वन एडमिनिस्ट्रेशन कर दिए, जहाँ पे जुडिशियरी और फिर इंडियन सेंसस, फिर पोस्टल ऑफिस, टेलीग्राफ, रेलवे लाइन, सब कुछ उन लोगों ने लगाए कि देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पूरा कनेक्टेड हो जाए। हालांकि अपने बिजनेस के लिए बनाए थे, मगर उसमें कुछ बड़े ज़मींदार, राजा रजवाड़ा के जो बेटे होते थे या
जो लोग बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास प्रेसिडेंसी में ऑफिस में बड़े बड़े काम करते थे, उनको भी ये लुत्फ़ मिलने लगे। वो भी न्यूज़पेपर पढ़ते थे, वो एंग्लो स्कूल्स में पढ़ाई करने जाते थे, और उनमें जो बड़े लोग हैं वो बाहर भी अपने बच्चे को भेजते थे पढ़ाई करने के लिए, वकालती पढ़ने के लिए। वो लोग वहाँ पे अमेरिका और यूरोप के देशों में घूम के आके उनको अवेयरनेस हुई कि इंडिपेंडेंस क्या है, और हम लोग एक कॉलोनी हैं और हमारे पास सच्ची आज़ादी नहीं है। ये अंडरस्टैंडिंग उनको किताबें पढ़ के और बाहर घूम के उनको अंडरस्टैंडिंग हुई। तो वो लोग वापस आके बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता के बड़े बड़े शहरों में एसोसिएशन बनाने लगे, लैंड होल्डर्स एसोसिएशन वगैरह। ये सब हमारे सबसे पहले एसोसिएशन है कोई पॉलिटिकल पार्टी आने से भी पहले। इसके बाद 1885 में या 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, जिसके बाद 1915 में गांधी जी आए तो पूरी देश में ही एक मतलब आज़ादी के लिए एक स्पिरिट पकड़ ली, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस और आपके डू और डाई जैसे हैं, वो सारे स्पिरिट पकड़ लिया और सब आके गांधी जी के राह पे आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने लगे। बीच में 1905 में स्वदेशी मूवमेंट है, जो छोटी सी एक मूवमेंट बंगाल में हुआ था, बंगाल पार्टीशन के टाइम में। और उस टाइम में भी बहुत सारे अंडरग्राउंड यूथ एक्टिविटीज़, जो एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, वो चालू हो गए थे। गांधी जी के अलग से भी जो आज़ादी की लड़ाई लड़े गए हैं, जो भगत सिंह वगैरह लड़े हैं, उसके बारे में भी आपको इसमें पढ़ने को मिलेगी। फिर 1935 में पहली प्रोविंशियल जो असेंबली बनती है, और इसके बाद मॉन्टेगू शेम्सफोर्ड रिफॉर्म और मिंटो मॉले रिफॉर्म। इसके बाद कैसे हमें फाइनली आज़ादी मिली, ये इसी किताब में आपको चैप्टर में पढ़ने को मिलेगी। चैप्टर नंबर 7 है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, कंटिन्यूटी एंड चेंज। इसमें हमें लीगेसी पढ़ाई जाएगी कि हमारी कॉलोनियल लीगेसी जो है, जैसे कि हमारी जो कोर्ट सिस्टम, जुडिशरी सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट, और फिर उसके नीचे जैसे हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लेबर कोर्ट है, और हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, और फिर हमारी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम, जिस हिसाब से हमें इलेक्शन वगैरह होती है, और सारे जो चीज़ें हमारी कॉलोनियल लीगेसी वो अभी भी है। हमारी आईपीसी सीआरपीसी के धाराएं मेनली सारे 19th सेंचुरी में ही बनाई हुई हैं, वो उसमें कोई चेंजेस नहीं आई हैं। और इसके बाद हमारी और कांग्रेस के आज़ादी मिलने के बाद कांग्रेस के लेड कुछ गवर्नमेंट की लेगेसी हमारे हैं, जैसे कि नेशनलिज्म और सेक्युलरिज्म, ये सब आप यहाँ पे पढ़ोगे। चैप्टर नंबर 8 है इमर्जिंग चैलेंजेस। वो अभी के फ़िलहाल 2020 के तो नहीं, मगर ये जब मेरे ख्याल से 1980s के बाद ये किताब चेंज नहीं हो पाई है। तो चैलेंजेस लगभग एक ही हैं, जैसे कि हमारे एग्रीकल्चरल शिफ्ट जो प्रॉब्लम है, किसानों की प्रॉब्लम है, इतना फार्मर सुसाइड होती है। फिर हमारे क्लास डिवाइड बहुत ज़्यादा है। हमारी गिनी मीडियम है, जिसका मतलब है हमारी गिनी कोफिशिएंट जो है हमारे देश में, आपको पता हो 1% लोग के 1% आदमी के पास 75% असेट है देश में। डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ख़राब है हमारी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। फिर हमारे कास्ट सिस्टम में भी बहुत प्रॉब्लम है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन अभी भी गांव में, छोटे छोटे टाउन में लोअर कास्ट और शेड्यूल ट्राइब लोगों को अभी भी प्रॉब्लम सहना पड़ता है। वो सेंटर और स्टेट के अंदर हमारे रीजनल गैप्स है, जैसे कि स्टेट को हर वक्त सेंटर से ही ग्रांट मिलती है या कुछ भी हो, उनके पास सही से पैसे नहीं पहुंचते हैं, और स्टेट में दोनों स्टेट के बिटवीन भी बहुत ज़्यादा गैप है। जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम में पंजाब हरियाणा बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली, मगर अब बिहार और झारखंड देखोगे और छत्तीसगढ़ जो है वो अभी भी पीछे पड़े हुए हैं, उनको सही से फंड्स भी नहीं मिलते, मिलने के बावजूद भी वहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा है। तो ये सारे इमर्जिंग चैलेंजेस हमारे हैं। कम्युनलिज्म भी एक बहुत बड़ी मुद्दा है, जो पॉलिटिक्स के टाइम में, मतलब इलेक्शन के टाइम में तो लोग बोलते हैं, मगर डेली बेसिस में फैमिली और आपके नेबर और वर्क स्पेस में, पब्लिक स्पेस में उसको डेली टू डेली प्रैक्टिस नहीं करवाई जाती। तो ये सब इस किताब में आएगी लास्ट चैप्टर में। ब्लॉक नंबर 3 है सोशल सिस्टम, जो 4 इसमें यूनिट है। चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट जो यूनिट है वो सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर है। सोशल स्ट्रक्चर में आपको सोशल प्रोसेसिंग के बारे में बताई जाएगी कि बेसिक सोशल प्रोसेसिंग क्या है। कोई भी देश को तरक्की करने के लिए सबसे पहले सोशल प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है। तो सोशल प्रोसेसिंग सोशल फंक्शनिंग से होती है, और इसमें आप पढ़ोगे कि रोल एंड स्टेटस क्या है, और स्टेटस मतलब और रोल मतलब सोसाइटी में एक इंटरलिंक्ड कॉन्सेप्ट है। जैसे आपकी स्टेटस होती है वैसे आपको रोल अदा करना पड़ता है। जैसे कि आपकी स्टेटस एक मैनेजर की है, या एक वाइस चांसलर हो आप, या आप एक आईएएस ऑफिसर हो, या फैमिली में आप फैमिली हेड हो, या आप मॉम हो, या आप सोच लीजिए एक
एक कोई बड़ी इंस्टीट्यूशन में कोई बड़ी सी स्टेटस आपकी है, कोई मतलब पोजीशन है, तो उसी हिसाब से सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट करेगी कि आप उसके रोल सही सही अदा करो। और आपके इंटर कन्फ्लिक्टिंग रोल भी रह सकते हैं। एक ही इंसान सिर्फ एक ही रोल नहीं, ज़िंदगी में कई सारे रोल उनको प्ले करना पड़ता है। एक औरत होकर आप किसी की बेटी भी हो, आप वर्किंग फीमेल भी हो सकते हो, किसी की बहू भी हो सकते हो, किसी की माँ भी हो सकती हो आप। तो सारे इतने सारे रोल कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं जब तब हमारी प्रॉब्लम हो जाती है साइकोलॉजिकल, और सोसाइटी में भी प्रॉब्लम हो जाती है। और यहाँ पे स्टेटस में आप अचीव्ड और एक्सक्राइब स्टेटस के बारे में पढ़ोगे, जो आपकी पैदाइशी को स्टेटस आप बदल नहीं सकते, और कुछ अचीव स्टेटस है जो आप मेहनत करके आपके मतलब नेक्स्ट टाइम मैच्योर जब आप जवान हो जाते हैं उस उम्र में 30-35 की उम्र में आपको अचीव्ड होती है, वो आपकी अचीव स्टेटस है। स्ट्रेटिफिकेशन और डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में भी पढ़ोगे, मेनली ये क्लास के ऊपर है। जैसे कि हम लोग सोसाइटी में सारे लोग एक ही टाइप के काम नहीं करते, एक एक बंदा एक एक टाइप के काम करते हैं, और इसी से हमारी डिवीजन ऑफ लेबर पैदा होती है। जैसे कि एक सफाई कर्मचारी है, उसका काम है सुबह को लेके सबका घर से कूड़ा कलेक्ट करना, उसका काम है। और वैसे ही एक आदमी है जो एक बड़े ऑफिस में और या बड़े कंपनी में एक जनरल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मैनेजर है, तो उसके हिसाब से उनके डिवीज़न लेबर अलग अलग है। और जैसे आपकी डिवीज़न ऑफ लेबर होगी वैसे ही सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होगी। आपको बहुत अच्छे से पता है कि हमारे सोसाइटी में एक सफाई कर्मचारी की पोजीशन क्या है सोशली, और एक जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसकी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में क्या पोजीशन सोसाइटी में रहती है। तो ये सब हो गया आपका सोशल स्ट्रक्चर में। सोशल 10 में है, चैप्टर नंबर 10 में है सोशल इंस्टीट्यूशन। सोशल इंस्टीट्यूशन में आप मैरिज, फैमिली और रिलीजन के बारे में पढ़ोगे। ये 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस है। चाहे एक देश कितना भी पीछे हो या एक कितना भी तरक्की कर ली हो, सारे देशों में आपको ये 3 इंस्टीट्यूशन मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि फैमिली स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सोसाइटी है। अगर आप फैमिली की तरफ एक बार देखोगे तो उसमें पूरी सोसाइटी के जो ढांचा है वो झलकेगा। मैरिज में हमारी कैसे कैसे ट्राइबल कंडीशंस रहते हैं, जैसे कि आपके एक्सोगैमी, एंडोगैमी, इंसेस्ट, और फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक्स आप पढ़ोगे, जहाँ पे बताई जाएगी कि हमारी ज़िंदगी में फैमिली की कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, और वो कैसे हमें इमोशनल और फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं पहली वाली स्टेजेस में। बाद में भी फैमिली कैसे हमें बांध के रखती है, ये सारे आप पढ़ोगे। रिलीजन में आप पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन पढ़ोगे, और रिलीजन की बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है, कि उसको इंस्टीट्यूशन कहा जाता है, वो उसके भी महत्व आप पढ़ोगे। चैप्टर नंबर 11 है मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। इसमें आएगी जो डिस्ट्रेस्ड कम्युनिटी है, मेनली वीमेन, चिल्ड्रन, मेंटली और फिजिकली हैंडीकैप्ड और या डिसेबल्ड, ओबीसी, एसटी, एससी, माइनॉरिटीज़ और डीनोटिफाइड ट्राइब। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को अलग से इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि इनके अगर इकोनॉमिक आप देखोगे, SC ST OBC लेके हमारे देश में बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है कि उनको आरक्षण ख़त्म कर देना चाहिए वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे आप इकोनॉमी के हिसाब से बोलते हो कि अब तो उनके पास पैसा हो गया है, वो लोग क्लास में ऊपर आ गए हैं, तो अभी उनकी अलग से सोचने की ज़रूरत नहीं है। मगर सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो है वो आपके जितने भी पैसा हो जाए फिर भी आपको सोशल डिस्क्रिमिनेशन की सामना करनी पड़ती है। तो एक SC ST OBC एक वीमेन जो बाहर काम कर रही है, अगर वो बहुत बड़ी पोजीशन में भी काम कर रही है, फिर भी उसको एक वुमेन होने के नाते कुछ सोशल डिस्क्रिमिनेशन उनकी उसी क्लास के मर्दों से, या उसी क्लास के हाई कास्ट से, या उसी क्लास के, जैसे कि एक हिजड़ा है, जैसे कि वो एक सेक्सुअल माइनॉरिटी है, और एक आप सोच लीजिए कि एक हैंडीकैप है, और वो मेंटली हैंडीकैप या फिज़िकली चैलेंज्ड है। तो उनके क्लासेस जितने भी बढ़ जाए, वो कितने भी पैसा कमा ले, वो नॉर्मल सोसाइटी में हर वक्त उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ेगी। और इसके लिए अलग से कानून है, कमिटीज़ एंड कमीशंस हैं, इसके बारे में आप पढ़ोगे। डी नोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसके बारे में भी आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी कि कौन से कानून, स्कीम्स, और स्कीम्स तो आपको करंट अफेयर से थोड़ी सी पढ़ लो तो बेटर है। और कमीशंस, कमेटी वगैरह क्या, वुमेंस कमीशन और माइनॉरिटी कमीशंस और OBC का कमीशंस, ये सब है इसमें। चैप्टर नंबर 12 है, यूनिट नंबर 12 है सोशल चेंज। सोशल प्रोसेस के बाद आती है। मैं आपको बता देती हूँ कि पहले जो सोशल फंक्शनिंग है उससे सोशल प्रोसेस स्टार्ट होती है, उसके बाद चेंज आती है, फिर प्रोग्रेस होती है, प्रोग्रेस से ही डेवलपमेंट होती है। तो सोशल चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी देश की या सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए। सोशल चेंज में आप एवोल्यूशन पढ़ोगे, एवोल्यूशन के डिफरेंट थियोरीज होते हैं, जैसे कि एवोल्यूशनरी एवोल्यूशन, न्यू एवोल्यूशन और साइक्लिकल एवोल्यूशन।
ये अलग अलग थ्योरी और इसके मिक्सड अप अलग अलग थ्योरीज भी होते हैं, वो थोड़ा थोड़ा आप पढ़ोगे। और सोशल चेंज के कारण कौन से हैं, फैक्टर्स कौन से हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल फैक्टर हो गया, माइग्रेशन, या बहुत सारा डेथ हो गई, कहीं पे कोई महामारी लग गई तो डेथ हो गई, या माइग्रेशन हो रही है, शादी करके कोई अलग कहीं पे जा रहे हैं तो वो बायोलॉजिकल हो गया। और फिर ज्योग्राफिकल भी माइग्रेशन की वजह से होता है। फिर सोशियो कल्चरल चेंजेस आते हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, जैसे कि कोई इनोवेशन हो गई कहीं पे, कोई इनोवेशन होगी, जैसे कंप्यूटर बन गई कहीं पे, कंप्यूटर की वजह से हम पता है कितनी ज़्यादा सोशल चेंजेस होती है। अभी पूरा देश, सारे देश कंप्यूटर के ऊपर ही भरोसे, आईसीटी के भरोसे ही चलते हैं। और उसके वजह से हमारे देश में और दूसरे देशों में भी लोगों की इंटरैक्टिव पैटर्न जो है, इंटर रिलेशनशिप्स के जो पैटर्न्स हैं और देश चलाने के जो पैटर्न है, ट्रेड करने की पैटर्न, सब कुछ चेंज हो गई है। सोशियो कल्चरल चेंज में आप डिफ्यूशन, डिस्कवरी, इनोवेशन के बारे में पढ़ोगे। तो मेनली ये सोशियो कल्चरल जो है वो मेल्टिंग पॉट है, जैसे कि बाहर से कुछ लोग माइग्रेट करके आते हैं तो वो लोग हमारे कल्चर कुछ लेते हैं और हम भी उनके कल्चर, बहुत दिन रहने के बाद उनके कम्युनिटी से भी कुछ कल्चर, उनके खाना पीना, उनका बैठना, रहन सहन, उनके रिलीजियन या उनके कुछ वैल्यूज़, कल्चरल वैल्यूज़ हम लोग ले लेते हैं, तो इससे डिफ्यूशन होती है। तो ये सारे डिफरेंट टाइप के सोशल चेंजेस आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। ब्लॉक नंबर 4 है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। इसमें भी 4 यूनिट्स हैं, जिसको उन लोगों ने यूनिट 13, 14, 15 और 16 के नाम दिए हैं। चैप्टर नंबर 13 में आप पढ़ोगे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें आप कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे नेचर क्या है, जैसे कि कोऑपरेटिव, फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री, डेमोक्रेटिक, पार्लियामेंट्री और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे देश में। कॉन्स्टिट्यूशन बनी कैसे, उसकी हिस्ट्री छोटे से आप, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगुवाई में बनाई गई थी, उसमें से कौन कौन थे, मेन करेक्टर्स कौन थे वहाँ पे। और उसके बाद ऐसे 1949 में नवंबर 26 में लागू हुआ हमारी कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक प्रीएम्बल है, जो बिगिनिंग में इक्वलिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, ये सब, और फिर फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे हैं, उसमें याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके कोई भी सोशल साइंस के कुछ भी में आप बैठो, एक एग्ज़ाम में भी बैठो, तो ये याद रखना बहुत एलिमेंट्री होती है। उसके बाद आप पढ़ोगे कि सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट्स क्या है, कैसे कैसे अलग अलग सेंटर कुछ चीज़ें देखती है और स्टेट कुछ अलग अलग चीज़ें देखते हैं। उसके बाद आप डीपीएसपी पढ़ोगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो एक रिकमेंडेशन है सारे स्टेट्स के लिए, जब वो अपनी कंफर्ट जोन में आ जाए तो वो सारे लागू करना उनके लिए कंपलसरी है। और इसके बाद आप एससी, एसटी, माइनॉरिटीज़, ओबीसी नहीं, वीमेन के ऊपर कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, ये आप पढ़ोगे। मेन जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, जैसे इमरजेंसी के पहले और आगे भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हमारे देश में है, 73rd, 74th, जो पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी, ये सारे डिसेंट्रलाइजेशन के अमेंडमेंट्स हैं, वो इसमें है। और लास्ट में वेंकटाचलिया की कमीशन जो पढ़ाई गई थी, 248 के लगभग, उन्होंने एक 2003 में एक रिकमेंडेशन पेपर सबमिट किए थे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज के लिए, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म हमें चाहिए, वो एकदम लास्ट में इसमें लिखा गया है। उसके बाद है चैप्टर नंबर 14 डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस। डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस में डेमोक्रेसी के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर कर दी जाएगी कि पब्लिक पार्टिसिपेशन और इक्वालिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये सारे चीज़ मिलकर कैसे डेमोक्रेसी बनती है। 1648 में वेस्टफैलिया ट्रीटी के बाद डेमोक्रेसी की कॉन्सेप्ट पहली बार दुनिया में आई, और उसके बाद सारे देश लगातार डेमोक्रेटिक होते ही जा रहे हैं। और उसमें अलग अलग डेमोक्रेसी के टाइप्स होते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंशियल, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और फिर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, फिर लिबरल डेमोक्रेसी। वो डिफरेंस आपको पता चलेगी, और डेमोक्रेसी के कौन से फीचर्स हैं। और स्टेट और गवर्नमेंट के बाहर भी एक नॉन स्टेट एक्टर डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट है, डेमोक्रेसी को जो बाहर से बैकअप दे पाए, जैसे कि एनजीओ होंगे, थिंक टैंक्स होंगे, और कुछ वॉच डॉग्स होते हैं जो पीपल्स मूवमेंट करते हैं, कुछ एक्टिविस्ट्स होते हैं जो सोशल एक्शन को सामने लेके आते हैं। जब गवर्नमेंट के ये कम हो जाए और उनकी परफॉर्मेंस लेवल कम हो जाए, तो सोशल एक्शन के थ्रू से ही हम लोग उसको चेंज करते हैं। तो डेमोक्रेसी में नॉन स्टेट एक्टर की भी बहुत बड़ी भूमिका है। इलेक्शन कमीशन के बारे में लास्ट में पढ़ेंगे आप, कि वो कैसे एक फुल्ली ऑटोनोमस कमीशन है, और वो कैसे उसके काम है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को जारी रखना इलेक्शन के पहले, और उनकी और क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, ये इसमें पता चलेगा। इसके बाद है चैप्टर नंबर 15 एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस। इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है, जो जहाँ पे आप पोस्ट डी कॉर्बी के फॉर्मूलेस पढ़ोगे, जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, फिर आपकी डिसीजन मेकिंग वगैरह है,
ये इसमें आएगी। और आप अलग अलग से थोड़ी सी डिसीजन मेकिंग, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन जो एक ऑफिस और एक स्ट्रक्चर चलाने के लिए मेनली ब्यूरोक्रेसी में जब ज़रूरत होती है, वो आपको इन डिटेल्स मिलेगा। फिर आप स्ट्रक्चर थोड़ा समझ लोगे कि ये चीफ़ एग्जीक्यूटिव की जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में, फिर स्टेट लेवल में, और फाइनली सेंटर के जो यूनियन गवर्नमेंट के लेवल में कैसे पीएम, सीएम या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट काम करते हैं, उनके अंडर पे कौन काम करते हैं, ये चीफ़ एग्जीक्यूटिव के अंदर आएगा। फिर लाइन एजेंसी और स्टाफ एजेंसी है। लाइन एजेंसी मेन काम करते हैं और जो स्टाफ एजेंसी है वो पीछे से टेक्निकल या ऑक्सिलरी उनको हेल्प करते रहते हैं। बाकी आपको बोर्ड, कमीशन, कमेटी, इसके अंतर क्या है, इन सब शब्दों के अंतर क्या है और कैसे उनका पास ऑटोनॉमस या सेमी ऑटोनॉमस पावर है, ये डिस्कस होगी इसमें। इसके बाद है चैप्टर नंबर 16, गवर्नेंस एंड इट्स इशूज़ एंड स्ट्रैटेजीज़। गवर्नेंस में आपको एक्चुअली 3 कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे, जो स्टेट, गवर्नमेंट और गवर्नेंस। इन तीनों में अंतर क्या है ये पढ़ाई जाएगी। स्टेट और गवर्नमेंट में अंतर बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं और कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं। इसमें स्टेट की सुप्रीमेसी क्या है और गवर्नमेंट की कहाँ कहाँ लिमिटेशन है, और गवर्नमेंट और गवर्नेंस में क्या डिफरेंस है, ये आपको पढ़ाई जाएगी। 1990s के बाद हमारी जो लिबरलाइजेशन हुई थी, उस टाइम वर्ल्ड बैंक ने हमारी जब हमें लोन रीइम्बर्स किए थे गवर्नमेंट को, तब कुछ कंडीशंस रखे थे। उन एक कंडीशन के अंदर थी गुड गवर्नेंस। तो गवर्नेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे इक्विटी, पार्टिसिपेशन, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सारी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मिल जाएंगे, आप बाहर से भी गुड गवर्नेंस के एग्जांपल ले सकते हो। जैसे कि एक इंस्टीट्यूशन है पाई, जिनका काम है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंडेक्स बोल के उन हर ईयर वो लोग एक निकालते हैं, जहाँ पे गुड गवर्नेंस के हिसाब से वो सारे स्टेट को रखते हैं। मोस्टली साउथ इंडियन स्टेट्स और गुजरात वगैरह ये सारे टॉप 5 में रहते हैं गवर्नेंस के हिसाब से। तो आप अगर वो सारे पेपर्स पढ़ोगे तो गवर्नेंस एग्जैक्टली क्या है, जैसे पब्लिक सर्विसेज डिलीवरिंग करना और सिटीजन्स के ग्रीवेंस एड्रेसल करना। कोई भी कंप्लेंट सिटीजन के हो तो जल्द से जल्द तक उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और जो गवर्नमेंट की तरफ से सर्विसिंग है वो भी पब्लिक तक बहुत नीचे ग्रास रूट लेवल तक पहुंच पाए, यही काम है गवर्नमेंट के। और जो आधार सीडिंग है ये गवर्नेंस के एग्जाम्पल हैं, जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी के नाम पर आधार कार्ड की जो पॉपुलराइजेशन हुई थी। और आपकी पब्लिक टॉयलेट वगैरह, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ये सब गवर्नेंस में आएंगी। ब्लॉक नंबर 5 है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसमें 4 यूनिट है। इसमें बेसिक इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग है। जैसे चैप्टर नंबर 7 है फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स में आप पढ़ोगे मेनली जो हमारे जीडीपी है, कितना जीडीपी में कौन सा सेक्टोरल परफॉर्मेंस कैसे कैसे हैं, कौन से सेक्टर से हमें कितने जीडीपी मिलते हैं। और हमारे यहाँ पे 1950s के बाद से जैसे देश में आज़ादी हुई, कैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये भी बहुत बड़ी एक फैक्टर है कि हमारे पहले तो डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों ही बहुत हाई थे, फिर अभी बर्थ रेट थोड़ी सी स्टेबल हो गई है, डेथ रेट थोड़ी सी स्टेबल हो गई है, बर्थ रेट बढ़ती जा रही है, और पॉपुलेशन भी हमारे लिए बहुत बड़ी कंसर्न है। ये आप पढ़ोगे यहाँ पे, क्योंकि लेबर फोर्स जो है वो डायरेक्टली इकोनॉमी की तरक्की या उसको बर्बाद करने के लिए वो बहुत बड़ी फैक्टर होती है। तो पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, इसके ऊपर आप पढ़ोगे। और एम्प्लॉयमेंटल जो हमारे देश में लेबर फोर्स में कितने लेबर हैं, और सीजनल एम्प्लॉयमेंट कितना है, और डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट कितना है। और एग्रीकल्चर में मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि बहुत ज़्यादा लेबर फोर्स है, उसको सर्विस सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमें लेके आना है। उसके लिए उनकी एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। और ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे। और टैक्सेशन भी आप पढ़ोगे कि कहाँ से कौन से सेक्टर से हमें सबसे ज़्यादा टैक्स मिलता है, सेंटर कैसे टैक्स कलेक्ट करते हो, स्टेट कैसे टैक्स कलेक्ट करते हैं। सेंटर से स्टेट के पास ऐसे ग्रांट और स्कीम के तहत पैसा जाती है नीचे, और वो सेंटर के साथ स्टेट की इकोनॉमिक क्या रिलेशनशिप है वो इसमें आएगी। फिर चैप्टर नंबर 18 है प्लानिंग इन इंडिया, जिसमें 5 ईयर्स प्लान होगी। नीति आयोग आपको नहीं मिलेगी खैर, मगर 2015 के बाद जैसे नीति आयोग में 7 ईयर्स के प्लान हो गए हैं अब से, पहले 5 ईयर्स के प्लान थे। तो 5 ईयर्स के सारे प्लानिंग इसको आप पढ़ सकते हो। डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज़ है, और कौन से सेक्टर में हम कितना खर्च कर रहे थे। जैसे कि पहले हम हेवी सेक्टर के ऊपर ध्यान दिए, फिर एग्रीकल्चरल सेक्टर के ऊपर कुछ प्लानिंग्स में ध्यान दिया गया था, फिर हम सोशल डेवलपमेंट के लिए भी कुछ प्लानिंग्स में ध्यान देते हैं। 90s में हम लोग मोस्टली बहुत ज़्यादा
स्कीम्स बनाए हैं जिसके अंडर पे वीमेन लिबरेशन और ओबीसी और एससी एसटी के ऊपर भी बहुत सारा, मेंटली डिसेबल्ड इनके ऊपर हमने बहुत सारे स्कीम्स बनाए हैं। एडुकेशन के ऊपर भी स्कीम्स बनाए हैं, मगर अगर आप देखोगे तो एडुकेशन के बजट धीरे धीरे कम होती जा रही है, पूरे कंट्री में नहीं, इसे पूरे वर्ल्ड में ही। तो ये सारे प्लानिंग के तहत ही होती है। और फिर 7 ईयर्स के नीति आयोग के प्लानिंग में कहाँ पे क्या खर्चा हो रहा है वो आप नीति आयोग के वेबसाइट में जाके देख सकते हो। चैप्टर नंबर 19 है परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। यहाँ पे भी सेम ही है। पहले जैसे कि हमारे रेगुलेशन और रेस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा थी, इंडस्ट्रियल जो ट्रेड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज़ और फेरा एक्ट जो था, वहाँ पे आप बाहर में कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन थी और अंडर में भी काम करते थे। तो आपको शायद पता होगा इंदिरा गांधी के टाइम में लाइसेंस राज चलती थी। तो इसके बाद उसके वजह से हमारी इकोनॉमी में क्या उसके असर पड़ी, इसके ऊपर डिस्कशन हो गया। 90s के बाद जैसे हमारी थोड़ी सी मार्केट, ओपन मार्केट इकोनॉमी या फ्री मार्केट इकोनॉमी आ गई, तो वहाँ पे ये सारे लाइसेंस हट गए। और उसके बाद इकोनॉमी में इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब जो इन्वेस्टमेंट से बाहर से भी आने लग गए और काफ़ी ग्रास रूट लेवल तक छोटे छोटे प्रोडक्ट्स या प्रोड्यूसर्स भी पहुँचने लग गई। इसके ऊपर ये जो डिफरेंस है परफॉर्मेंस के इंडियन इकोनॉमी के, ये इसमें आएगी। चैप्टर नंबर 20 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया है, जो 1990s के बाद हमारे प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी, ये सारे आप पढ़ोगे इसमें। जो पब्लिक अंडरटेकिंग जो है हमारे PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो सारे एक के बाद एक सारे प्राइवेटाइज होते गए और ये अभी भी डाइवेस्टमेंट्स उसमें चल रही है। हर साल कुछ ना कुछ प्राइवेट पब्लिक सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशंस को हम लोग प्राइवेटाइज़ कर देते हैं। बैंक में भी प्राइवेटाइजेशन फिर से शुरू हो गई है, जैसे कि इंदिरा गांधी के टाइम में नेशनलाइजेशन हुई थी, प्राइवेटाइजेशन से फिर से प्राइवेटाइजेशन अब बढ़ती गई है। और अभी आप इसमें पढ़ोगे कि जब हमें 90s के बाद वर्ल्ड बैंक से पैसे मिले थे, उसके पहले हमारी जो इतना ज़्यादा बैलेंस ऑफ पेमेंट बढ़ गई थी कि हम मजबूर हो गए कि हमारे पास सोने भी ज़्यादा बचे नहीं थे और पैसे भी ज़्यादा बचे नहीं थे फेडरल रिज़र्व या RBI में। तब वर्ल्ड बैंक ने हमें कुछ कंडीशंस दिए थे, जैसे कि हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए हमें मार्केट खोलना पड़ेगा कि बाहर से लोग आके यहाँ पे इन्वेस्ट कर पाए, हमें ट्रांसपेरेंसी लेके आनी पड़ेगी, हमें प्राइवेटाइजेशन करनी पड़ेगी और फ्री कैपिटल और लेबर और टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट की जो फ़्लो है उसको हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि तभी ग्लोबलाइजेशन आई हुई थी USSR के, सोवियत की फॉल के बाद। और एक जगह से दूसरी जगह में कैपिटल, लेबर और टेक्नोलॉजी की जो फ्री फ़्लो है वही ग्लोबलाइजेशन है, उसको भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ा था। उसके तहत हमारे देश में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वगैरह सब कुछ आई थी। तो ये इसी के ऊपर है। ब्लॉक नंबर 6 जो है वो आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स के ऊपर है। चैप्टर 21 है लिटरेचर, जो इसमें आप डिफरेंट टाइप के लिटरेरी कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ोगे, जैसे पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी, नॉवेल, ड्रामा और लिटरेरी क्रिटिसिज्म। और इसमें जैसे हमारे देश के जो फेमस लोग हैं और उन बाहर के भी जो क्लासिक फेमस नेम्स हैं वो आप पढ़ोगे, जैसे शॉर्ट स्टोरीज़ में किसी के नाम हम रस्किन बॉन्ड के नाम पढ़ लिए, या ड्रामा में शेक्सपियर, लिटरेरी क्रिटिसिज्म में T.S. एलियट, ये इनके नाम और ये क्यों इनके कॉम्पोजिशन अलग अलग है ये थोड़ी सी समझाई जाएगी। चैप्टर नंबर 22 फाइन आर्ट्स के ऊपर है। फाइन आर्ट्स में आप स्कल्पचर और पेंटिंग पढ़ोगे। पेंटिंग में आप डिफरेंट टाइप के कैटेगरीज पढ़ोगे, जैसे कि हमारे वॉल पेंटिंग अजंता एलोरा में जैसे हमारे पहले से ही एंशियंट पेंटिंग्स हैं और अभी के 90s तक उसको वो लोग खींचेंगे, जैसे M.F. हुसैन की पेंटिंग है, वेस, गायतोंडे, बिमल कुमार, इनके अलग अलग पेंटिंग का जोन रहा है, वो आप समझोगे। स्कल्पचर में भी आपको यहाँ पे पढ़ाई जाएगी कि डिफरेंट टाइप के स्कल्पचर, यहाँ पे ज़्यादा बहुत इंफॉर्मेशंस नहीं है, मगर आप बाहर से स्कल्पचर के बारे में, हिस्ट्री के बारे में बहुत सारे पढ़ाई आप कर सकते हो। फिर चैप्टर नंबर 23 डांस एंड म्यूज़िक के ऊपर है। डांस एंड म्यूज़िक में कर्नाटिक डांस और नॉर्थ इंडियन डांस एंड कर्नाटिक म्यूज़िक और नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के ऊपर पढ़ोगे, जैसे कि ध्रुपद और रागा और ठुमरी जैसे नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक हो गई, और वहाँ पे अलग से उनके कर्नाटिक म्यूज़िक होती है। और डांस में भी आप कर्नाटिक म्यूज़िक में कथकली, भरतनाट्यम, ये सब बाहर वहाँ की हो गई, कुचिपुड़ी। और यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में जैसे कथक डांस है, अवधी डांस है, ये सब यहाँ के हैं। इसके बाहर आप ट्राइबल फोक म्यूज़िक एंड फोक डांस के बारे में थोड़ी बहुत आपको जानकारी मिलेगी, जैसे कि नौटंकी, तमाशा, जात्रा और फोक म्यूज़िक के बारे में भी आपको आइडिया आएगी यहाँ से। चैप्टर नंबर 24 है थिएटर एंड सिनेमा इंडियन। यहाँ पे सिनेमा में आपको बॉलीवुड इंडस्ट्री और पैरेलल मूवीज़ दोनों ही मिलेंगे,
पैरेलल मूवीज़ में जिसको हम इंडिया में आर्ट फिल्म कहते हैं वो एनएफडीसी के तहत चलती है। उसके गवर्नमेंट के पैसे से आर्ट फिल्म बनती है। वहाँ पे अब नसरुद्दीन शाह और पंकज कपूर और फिर जो डिफरेंट लोग हैं, फेमस लोग हैं, शबाना आज़मी, इनके आर्ट फिल्म के बारे में आपको पता चलेगी। और बाकी बॉलीवुड इंडस्ट्री में जैसे बॉलीवुड मूवीज़ वगैरह हैं वहाँ पे वो भी आपको पता चलेगा। और थिएटर में आप डिफरेंट टाइप के जो हमारे नेशनल ड्रामा स्कूल हैं दिल्ली में, वहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोग हैं जहाँ पे नसरुद्दीन शाह भी आएंगे। और फिर आपके इब्राहिम अलकज़ी हैं। ऐसे लोग जो ड्रामा में रहते थे उनकी फेमस पर्सनालिटीज़ के बारे में आपको यहाँ पे पता चलेगा। ब्लॉक नंबर 7 लास्ट किताब है जो कंटेम्प्रेरी कंसर्न एंड चैलेंजेस के ऊपर है। कंटेम्प्रेरी कंसर्न एंड चैलेंजेस मतलब इंटरनेशनल रिलेशनशिप। यहाँ पे पहले हैं चैप्टर नंबर 25 जो ह्यूमन सिक्योरिटी के ऊपर है। हम लोग हर वक्त नेशनल सिक्योरिटी करते हैं मगर ह्यूमन सिक्योरिटी के ऊपर उतना ध्यान नहीं देते हैं। ह्यूमन सिक्योरिटी सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ह्यूमन हमारे लिए सबसे बड़ी रिसोर्स है। अगर एक देश में ह्यूमन ही रहेंगे तो उस देश की कोई मतलब ही नहीं है, फिर उसका नेशनल सिक्योरिटी की भी कोई मतलब नहीं है। ह्यूमन सिक्योरिटी के ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट है। और ह्यूमन सिक्योरिटी यानी हेल्थ सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, एजुकेशनल सिक्योरिटी, ये सारे होते हैं। 1986 में यूनाइटेड नेशन से सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकली थी और उसके बाद अमर्त्य सेन और बाकी सारे लोग इसके ऊपर लिखना शुरू कर दिए, जो अलग से एक डिसिप्लिन बन गई, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। उसके अंदर हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन सिक्योरिटी के तहत सेफ ड्रिंकिंग वाटर, पब्लिक हाइजीन और फिर आपकी जो डिजीज़ है पैंडेमिक, एपिडेमिक, आपको पता होगा हर साल इंडिया में कितने सारे लोग डेंगू, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस से मर जाते हैं। इससे हमारे लेबर फोर्स ख़राब होती है ना, तो ये सारी ह्यूमन सिक्योरिटी के अंदर आएगी, जैसे कि लोगों को खाना मिले, राशन मिले सही से, और पढ़ाई के लिए एटलीस्ट एक एलिमेंट्री यूनिवर्सल एजुकेशन के तहत मिनिमम एजुकेशन मिले कि वो अपने लाइफ स्किल जो है वो खुद ही समझ ले। इससे हमारे देश में ह्यूमन सिक्योरिटी बढ़ती है। चैप्टर नंबर 26 है एजुकेशन एंड अवेयरनेस। यहाँ पे आपको एजुकेशन की क्या महत्व है डेमोक्रेसी में, इसके बारे में पता चलेगा। एजुकेशन से हमें कौन सी हमारी वैल्यूज़ बनती है, जैसे कि एक सेक्युलरिज्म और नेशनलिज्म की वैल्यू हमें एजुकेशन से ही मिलती है। इंडिया में जैसे कमीशन बैठाई गई थी, अभी भी वो चल रहा है, एजुकेशन कमीशन जो 1964 के तहत हुई थी, तो शायद 1968 या 64, तो उसके अंडर में तब से लेके अब तक हमारे हर साल यूजीसी और हर कुछ सालों में यूजीसी कुछ ना कुछ पेपर्स निकालते हैं डिस्कशन करके एजुकेशन में हमें कौन सी चेंजेस चाहिए। बाकी आप बाहर के रिपोर्ट्स को कुछ पढ़ोगे, डुलोर की रिपोर्ट है यहाँ पे। डुलोर ने लर्निंग टू लिव, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू थिंक, ऐसे एक बनाए थे कि 4-5 पिलर के लर्निंग कैसे होनी चाहिए, क्यों इंसान को लर्निंग की बहुत ज़रूरत है। और इसके बाद राइट टू आपको पता होगा वाजपेयी के टाइम में हमें राइट टू एजुकेशन कंपलसरी हो गई है राइट टू लाइफ के तहत, जहाँ पे आपको 14 साल तक मिनिमम पढ़ाई करना आपके लिए कंपलसरी है। सर्व शिक्षा अभियान भी इसी टाइम में आई थी। राजीव गांधी के टाइम में 1986 के टाइम में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की ड्राफ्ट बनी थी। जब अभी जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की ड्राफ्ट बनी है ना, वो लागू भी हो चुकी है हर आगे, तब वैसे राजीव गांधी के टाइम में भी इसका तो ये वाला सेकंड है। पहली वाला हुआ था राजीव गांधी के टाइम में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके अंडर भी ब्लैक बोर्ड मिशन, बहुत सारे मिशंस चलाए गए थे। तो ये एजुकेशन के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। दूसरी बात जो है, यहाँ पे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, विवेकानंद, कौटिल्य, उनकी नज़रिया क्या है एजुकेशन के बारे में, उन लोगों ने कितने एम्फेसिस दिए हैं, उसके थोड़े आपको आइडिया यहाँ पे मिलेगी। चैप्टर नंबर 27 है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी के ऊपर है। ग्लोबलाइजेशन और आईसीटी के कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे क्लियर करोगे। और आईसीटी मतलब क्या है, जैसे हम इंफॉर्मेशन इंटरनेट से लेते हैं और अभी ब्यूरोक्रेसी से शुरू होकर आप प्राइवेट भी कोई सर्विसिंग लो तो सारी सब कुछ इंटरनेट में ही होती है, सब तरीके की सर्विसिंग, गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल। और ये कैसे हमें नॉलेज फैलाते हैं, कैसे नॉलेज गूगल हमारे साथ शेयर कर रही है, उससे हम घर पे बैठ के भी पढ़ पाते हैं। कोविड सिचुएशन में भी हम लोग सब रिसोर्सेज यहीं से कलेक्ट कर पा रहे हैं। पर यहाँ पे कुछ चैलेंजेस भी डिस्कस हुए हैं, जैसे कि आप डेटा की पेनिट्रेशन बहुत कम है अभी भी इंडिया में। डेटा पेनिट्रेशन गाँव में, टाउन में नहीं है ज़्यादा। लोग मोस्टली अभी भी जीएसएम फ़ोन यूज़ करते हैं। और डेटा आपको अच्छी सी मतलब फ्री में मिल भी जाए तो उसके में भी काफ़ी उसमें
प्रॉब्लम रहती है कि वो सही से लोड नहीं हो पाती, स्लो डेटा आपको मिलती है। दूसरी आपको यहाँ पे बताई जाएगी फेक न्यूज़ या प्रोपागेंडा जैसे होते हैं, वहाँ से आप इंफॉर्मेशन के चलते आप सोच रहे हो फैक्ट उठा रहे हो, मगर एक्चुअली आप फैक्ट के बदले में फ़ेक न्यूज़ उठा के कुछ पढ़ रहे हो, तो आपकी पूरी फाउंडेशन ही बिगड़ जाएगी। फिर अब आगे जाके भी आप जो आप उसके से पढ़ाई ले रहे हो वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप बेसिकली जो आपके हाथ में जो फैक्ट्स है वो फैक्ट्स नहीं, वो कोई प्रोपागेंडा या फेक न्यूज़ या ब्रेन वॉशिंग कोई एजेंट है जिसको आप एविडेंस मान के चल रहे हो। तीसरी बात यहाँ पे ये भी है कि कुछ असली जो अच्छे रिसर्च पेपर और बुक्स इंटरनेट में मौजूद होते हुए भी हम उसको एक्सेस नहीं कर पाते, क्योंकि वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के होते हैं और उनके अगर आप पर्सनल मेंबर नहीं हो तो आपको वो अलाउ नहीं करेंगे। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये वहाँ के जो जितने इम्पोर्टेंट जर्नल्स हैं सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी, हिस्ट्री और सोशल वर्क के ऊपर इंटरनेशनली ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के और बाहर के जैसे येल यूनिवर्सिटी के जर्नल्स है, वो इंटरनेट में तो है, पर आप उसको नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि आप वहाँ के मेंबर नहीं हो या आप कोई इंस्टीट्यूशन के थ्रू से वहाँ पे नहीं जा रहे हो। तो ऐसे नॉलेज की जो बैरियर क्रिएट होती है, इससे भी लोगों की जो आईसीटी की जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो इससे ख़राब होती है। ये सारे डिस्कशन यहाँ पे हैं। चैप्टर 28 है द क्वेश्चंस ऑफ एनवायरनमेंट। ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप के ऊपर पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट और जैसे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है उसके ऊपर है। जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज़ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलते रहती है, वहाँ पे तंजानिया, अंगोला, सोमालिया में, रवांडा में आपको 90s की एथनिक क्लिनसिंग याद होगी जो हुतूज़ और तुत्सी के बीच में हुई थी, 2 ट्राइब के बीच में। उसमें कितने सारे लोग मर गए थे। वॉर के वजह से औरतों बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है, हाई लेवल की माइग्रेशन होती है, वहाँ पे फूड प्रॉब्लम हो जाती है, लोगों को रहने की जगह नहीं मिलती है। कोई छोटी सी डिजीज़ भी हो तो वो पेंडेमिक के आकार ले लेता है वहाँ पे। तो इसलिए बाहर के कुछ देश हैं जो ट्रांसनेशनल नेटवर्क चलाते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे यूनाइटेड नेशंस के पीस सिक्योरिटी काउंसिल हैं, और फिर आपके एमनेस्टी इंटरनेशनल, फिर रेड क्रॉस, ऐसे और भी एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस हैं जो न्यूक्लियर वॉर के अगेंस्ट में या किसी भी तरह के वॉर के अगेंस्ट में एक चेक पोस्ट के हिसाब से काम करते हैं। वो लोग हर वक्त चाहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप कोई बदतर ना बने, क्योंकि उससे जो वॉर होगी तो इसमें मार्केट में इन्फ्लेशन आएगी और सारी जगहों में फिर कोई पीस नहीं रहेगी, सब जगह में हाथापाई चलेगी, सब लोग मरेंगे, इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, ट्रेड फैसिलिटेशन बंद हो जाएगी, तो फिर आखिर में जाके फ़ायदा किसी को भी नहीं है। तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ी बात ऐसे कहा जाता है कि ऐसे कोई भी मतलब विन विन सिचुएशन नहीं होती है, आपको एब्सोल्यूट गेन कभी भी नहीं मिले, आपको कुछ ना कुछ लॉसेस उठाने पड़ते हैं, और वो लॉसेस बेसिकली गरीब लोग ही उठाते हैं, पैसे वाले के तो कुछ नहीं आता जाता है इसमें। तो पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट में आप ये भी पढ़ोगे कि कैसे हमारे देश 1990s के पहले जो हमारे कंट्री जितने सारे कंट्रीज़ हैं वो रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर डिपेंडेंट थे। जैसे कि 2 सुपर पावर माने जाते थे पहले, एक रशिया और एक यूनाइटेड स्टेट्स, और 90s के बाद से अभी एक ही सुपर पावर है जो यूनाइटेड स्टेट्स को माना जाता है। हालांकि कुछ लोग उसको भी मल्टीलैटरल कहते हैं, जिसमें चाइना वगैरह, ब्राज़ील वगैरह आते हैं, उनको भी अभी लोग तवज्जो देते हैं, मगर बेसिकली अभी भी आप देखो कोई भी देश को कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट हो या कोई बड़े कदम उठाने हो तो यूएस की डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट परमिशन की ज़रूरत होती है। यूएस की इलेक्शन हम लोग सभी बहुत ध्यान से इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि यूएस के साथ हमारे देशों सारे देशों के बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल एंड ट्रेड इंटरेस्ट की कनेक्शंस हैं। तो वो लोग भी अभी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर तवज्जो देते हैं। तो यूएस यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल या इन्वायरमेंटल जितने कन्वोकेशंस होते हैं तो वो मानते नहीं हैं, ना उस पर पैरवी करते हैं, और इसके वजह से डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, सॉइल ख़राब हो रही है, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सब कुछ ना मान के वो लोग धर धर अंदर चले जा रहे हैं, जंगल के अंदर जनजाति जहाँ पे रहते हैं उनके पहाड़ खोद के वहाँ पे माइन निकाल के फैक्ट्रीज़ बना रहे। इससे कितने सारे लोगों की बर्बादी हो रही है, क्योंकि उनके जो इमोशनल कनेक्शन है पहाड़ को वो शायद पूछते हों या ज़मीन को पूछते हों या पेड़ को, उनके जंगल के पेड़ को पूछते हो, वो सारे उनके कल्चर्स ख़राब हो रहे हैं, और वहाँ पे सारे लोग वहाँ से भाग भाग के शहर में आ रहे हैं। और इकोनॉमिक तो एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट तो इसमें है ही, क्योंकि रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, और इसके बाद हमें 50 साल 60 साल बाद वाटर ड्रिंकिंग हमें मिलेगी नहीं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में बहुत बड़ी एक वाटर क्राइसिस आने वाली है, सिर्फ इसी वजह से कि एग्रीकल्चर में हम लोग इतना ज़्यादा इरिगेशन कर लिए कि ग्राउंड लेवल वाटर ही कम हो गई है। फिर ड्रॉट ईयर भी बढ़ती जा रही है इंडिया में। यही कारण है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना बढ़ गया है। ग्लोबल वार्मिंग में नॉर्थ एंड साउथ पोल में आइसबर्ग ख़त्म हो रही है,
तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगी। बस इतने ही सारे हैं। ब्लॉक नंबर 7 मतलब यही सारे 7 किताब है। बाद में जाके मैं हर एक ब्लॉक के अंदर एक मोटी मोटी लेक्चर बनाऊंगी, जो 7 लेक्चर आएंगे 7 किताब पर, और 28 यूनिट्स के ऊपर छोटे छोटे लेक्चर्स होंगे। मगर बहुत डिटेल्स में मैं कवर अप करूँगी कि आप आगे जाके यूपीएससी एसएससी या कोई और भी एग्ज़ाम के ऊपर आप साइट तैयारी कर रहे हो तो आपको इससे बहुत ही फ़ायदा मिलने वाली है। तो तब तक आप लोग वेट करते रहिए, और आप अगर कुछ रिकमेंडेशन देना चाहते हो मुझे अपने चैनल के बारे में, या कोई क्वेरीज या कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हो। मैं आई विल ट्राई टू आंसर इट एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू।